गीता अपने माता पिता की बहुत लाडली और दुलारी थी। 3 बड़े भाइयों में वो सबसे छोटी थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी गीता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की दुलारी जो थी वो। ऐसे ही उसने स्कूल में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे बात और दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे स्कूल में उसकी अपनी ही एक धाक और पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी रईस लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। गीता के साथ किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, पर गीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि परिवार के लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रमन था। रमन काफ़ी पढ़ा लिखा और होशियार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में गीता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी काम गीता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी गीता। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। कुमार कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। गीता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि उसकी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद गीता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। रमन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे उसके मायके ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गीता, रमन और कुमार बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद रमन और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन गीता पूरी तरह ठीक न हो सकी। पैरों पर गंभीर चोट लगने के कारण उसके अपने पैर गंवा दिए। अब गीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती हो। रमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस कुमार ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन गीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रमन को हल्की सी चोट लग गई। गीता के सास ससुर ने कुमार को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसकी वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। गीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो रमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन कुमार को उसके साथ नहीं भेजा गया। गीता कभी कुमार से दूर नहीं रही थी, पर अपने कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। गीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। गीता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ गीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब कुछ बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक और ऊब चुके थे उससे।
सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रमन कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। गीता से अक्सर कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत बात उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती गमला टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। गीता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने रमन को खुद से फ़ोन कर दिया। रमन गीता को अपने घर ले गया। गीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी कि जिस गीता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब पराई और बोझ बन चुकी थी। रमन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े कुमार के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। गीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। कुमार से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली मंजू को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। गीता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली मंजू से थोड़ा बात कर लेती। उसके जरिए कुमार का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।